नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी ने आज अपना टारगेट 400 के पार कर दिया। मोदी ने यह तमिलनाडु में भी कहा, महाराष्ट्र में भी कहा। सारे सर्वे बता रहे हैं कि मोदी को तमिलनाडु में मुश्किल से 0 से 1 सीट मिलेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी फंस सकती है। पिछली बार की तुलना में महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। वहां जाकर मोदी क्यों कह रहे हैं अब की बार 400 पार, 400 पार? मोदी ने आज क्यों कहा, और एक बार नहीं 3 बार कहा, असंभव, असंभव, असंभव? तो जो असंभव दिख रहा है उसे संभव बनाने के लिए मोदी कर क्या रहे हैं? हवा सिर्फ हिमाचल में नहीं बदल रही है, पश्चिम और दक्षिण में भी बदलती दिखाई दे रही है। आज चुनाव में हवा का रुख किस तरफ है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत! भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसने सोचा था कि एक दिन तमिलनाडु में मोदी मोदी होगा? किसने सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब तमिलनाडु में कमल खिलने का संकेत मिलेगा? मगर ये तस्वीरें देख लीजिए। मोदी अन्ना के लिए खड़े लोगों के चेहरे का रिएक्शन पढ़ लीजिए, एम्बियंस सुन लीजिए। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है। 2024 में दक्षिण के सियासी मैदान में सबसे बड़े पिंच हिटर भी मोदी ही हैं और सबसे बड़े क्राउड पुलर भी मोदी ही हैं। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। तमिलनाडु में यह सिर्फ मोदी मोदी का शोर नहीं है, यह 24 में मोदी को बम्पर वोट दिलाने वाला गठजोड़ है। अपने आप को आपकी सेवा के लिए खपा दूंगा। मैं आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मोदी ऐसा नहीं होने देगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। नरेंद्र मोदी उत्तर भारत का मैदान पहले ही साफ कर चुके हैं। राहुल की पार्टी को पहले ही रास्ते से हटा चुके हैं। उत्तर भारत के 8 राज्यों को मिला दें तो यहां कुल 151 लोकसभा सीटें हैं और इन 151 में से अकेले मोदी की पार्टी के पास इस वक्त 118 सीटें हैं। यानी इस लिहाज से नॉर्थ इंडिया में इस वक्त मोदी का स्ट्राइक रेट 78% है। नॉर्थ इंडिया का इकलौता राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार है, अब ऐसा लग रहा है कि वहां भी कांग्रेस की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। यानी एक तरफ तो राहुल की पार्टी है जो हिमाचल में 40 विधानसभा नहीं जोड़ पा रही, दूसरी तरफ मोदी है जो 24 में 400 के पार जाते दिख रहे हैं। 410 सीटें तो अभी से जोड़कर बैठ चुके हैं। राहुल की बात आगे करेंगे, पहले मोदी की बात करते हैं। 24 के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत उस इलाके में झोंकी है जो उनका टर्फ नहीं है, जहां बीजेपी 24 से पहले कभी हॉट फेवरेट रही ही नहीं है, यानी साउथ इंडिया। उसमें भी तमिलनाडु, जहां आज से नहीं सालों पहले से रीजनल पार्टियों का दबदबा रहा है, नेशनल पार्टियों का दम नहीं दिखा है। इसे एग्जाम्पल से समझिए। 57 साल पहले 1967 में कांग्रेस ने 283 सीटें जीतकर बड़ा बहुमत हासिल किया था, मगर उस वक्त भी तमिलनाडु से कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। रीजनल पार्टी डीएमके ने 25 सीटें जीती थी। 1971 का चुनाव ले लीजिए, उसमें भी कांग्रेस को 39 में से सिर्फ 9 सीटें मिली थी, डीएमके ने 23 जीती। 1977, 84, 89, 91, 2004 इन 5 चुनावों में कांग्रेस तमिलनाडु में डबल डिजिट में गई, मगर 25 या 25 के अंदर ही रही। 1996 के बाद से लेकर अब तक तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके ने आपस में करीब करीब 60% वोट बांट लिया।
यानी 24 के लिए मोदी उस तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के लिए ताकत झोंक रहे हैं जो हिस्टोरिकली राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक तरह से अभेद किला रहा है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि मोदी इस किले में सेंध लगा चुके हैं, बच्चे बूढ़े सबको अपने साथ जोड़ चुके हैं। आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। ये प्यार, ये आशीर्वाद तमिलनाडु के मेरे भाई बहन लिख के रखिए, ये मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा, अपने आप को आपकी सेवा के लिए खपा दूंगा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। किसी भी नेशनल पार्टी के लिए सबसे टफ टास्क है तमिलनाडु। यहां बिना अलायंस के सीट जीतने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, मगर मोदी के केस में मामला दूसरा है। 24 के लिए मोदी इस मुश्किल टर्फ पर जाकर कह रहे हैं कि ये अन्नामलाई हैं, जिनके साथ मोदी की गारंटी है, और इस जोड़ी के पास ही 39 सीट जीतने का सुरक्षा कवच है। साउथ के रीजनल नेता तो मैदान में कहीं दिख ही नहीं रहे। डीएमके की हालत तो यह हो गई है कि अब उसे भी अपने प्रचार के लिए मोदी की फोटो लगानी पड़ रही है, मगर इसमें भी वो ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें मोदी हैं, सीनियर और जूनियर स्टालिन भी हैं, डीएमके के सांसद कनिमोझी भी हैं, मगर ऊपर देखिए, तमिलनाडु सरकार ने अखबार में जो विज्ञापन दिया उसमें भारत की जगह चीन का झंडा लगा रॉकेट फिट कर दिया, इसरो की जगह चीन वाला स्टिकर चिपका दिया, क्रेडिट लेते लेते अपना ही खेल खराब कर दिया। मोदी ने इस गलती को पकड़ लिया। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं, और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, और एडवर्टाइजमेंट देकर के उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया,
हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। देश की राजनीति में कांग्रेस हाईकमान और बीजेपी हाईकमान में फर्क क्या है, आज इसे भी आपको एक उदाहरण से समझना चाहिए। यह उदाहरण वर्किंग स्टाइल का भी है और सही समय पर, सही जगह पर वोटर्स के बीच सही स्टेटमेंट देने का भी है। यह बात बहुत कम लोगों ने नोट की होगी कि तमिलनाडु की टर्फ पर जाकर मोदी ने एमजीआर और जयललिता का जिक्र किया। क्यों किया, हम आपको बताते हैं। मोदी ने अपनी चुनावी सभा में एमजीआर और जयललिता का जिक्र इसलिए किया ताकि वो 39 सीटों वाले इस राज्य में डीएमके और कांग्रेस दोनों को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी परिवारवादी सोच के मुद्दे पर भी घेर सकें और एआईएडीएमके के वोटर्स को भी एक मैसेज भेज सकें। पिछले साल सितंबर में एआईएडीएमके ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और तब से लेकर अब तक बीजेपी सिर्फ तमिल मनीला कांग्रेस को ही अपने साथ जोड़ पाई है। मगर मोदी ने एमजीआर और जयललिता की लेगेसी का जिक्र करके उनके बड़े और लॉयल वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। सोचिए मोदी किस लेवल पर जाकर 24 की पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। यह एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो अगर साउथ में फिट हो गई तो कांग्रेस डीएमके दोनों का 24 में अनफिट होना तय है। पहले जो डीएमके के नेता थे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे। अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। ये सारे डीएमके वाले अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं और आपका भविष्य अपसेट करने में लगे हैं। वे उनके बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं और मोदी आपके बच्चों का भाग्य बनाने की गारंटी लेके आया है। इनसे पूछिए कि तमिलनाडु के विकास के लिए वे क्या करेंगे। ये बोलेंगे पता नहीं है, लेकिन इनसे पूछ लीजिए कि इनकी पार्टी का अध्यक्ष अगला कौन बनेगा, तो ये बात इन्हें जरूर पता होगी, क्योंकि परिवार से ही कोई न कोई अध्यक्ष बनेगा। इन पार्टियों को देश से भी बड़ा अपना परिवार लगता है। आपके बच्चों के भविष्य को उन्होंने गहरे गड्ढे में डाल दिया है और अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मोदी ऐसा नहीं होने देगा और ये भी मोदी की गारंटी है। इधर मोदी न गारंटी। इसके उलट रही बात राहुल की, तो वो 2 दिन के लिए लंदन गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे। मगर अब तक ना तो कांग्रेस ने उस लेक्चर से जुड़ा कोई पोस्ट किया है, ना ओवरसीज कांग्रेस ने कुछ लिखा है। बस राहुल की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर घूम रही है। यानी एक तरफ मोदी हैं, जो केरल तमिलनाडु से होते हुए महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, 48 सीटों वाले पश्चिम भारत के इस टफ पर बैटिंग करने उतर चुके हैं, 410 सीटों का पूरा कैलकुलेशन अपने साथ लेकर चल रहे हैं, मंच पर अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर प्लान रेडी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल की पार्टी है जो एक सीएम को बचाने में बिजी है, 40 विधायकों को संभालने का तिकड़म ही ढूंढ रही है। एक ऐसी पार्टी जिसके 6 विधायकों ने रात में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के साथ डिनर किया, सुबह में ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में वोट बीजेपी के कैंडिडेट को दे दिया। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को पता तक नहीं चला। वो पार्टी 24 में मोदी को कैसे हरा पाएगी? हिमाचल जैसे छोटे राज्य में जो कांग्रेस अपने 40 एमएलए को नहीं संभाल पा रही, वो मोदी को 400 के पार जाने से भला कैसे रोक पाएगी? खबरें तो ऐसी भी थीं कि सोनिया गांधी पहले हिमाचल से ही राज्यसभा की दावेदारी पेश करने वाली थी, लेकिन हिमाचल में हार का डर था, इसलिए लोकेशन बदल गया, उन्हें राजस्थान भेजा गया, क्योंकि राजस्थान में जीतने की गारंटी थी। वो बात दूसरी है कि कांग्रेस के नेता अभी भी गोलमोल बातें ही कर रहे हैं, खुलकर कुछ नहीं कह रहे, गांधी परिवार की साख बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे सवाल
नहीं पूछे जाते। आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये कहां घुमा फिराकर आप ये आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये अमित मालवीय जैसे सवाल हैं, आपके सवाल नहीं है। सॉरी, बुरा मत मानिए, नहीं बुरा मत मानिए, ये गलत सवाल है। नहीं गलत सवाल है। ये पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है, आप उस पार्टी हाईकमान को निर्णय को टेढ़ मोड़ कर देख रहे हैं। अरे यहां से यहां आप कनेक्ट कर रहे हो। नहीं वो आप इतना यहां से यहां एक सीधा लाइन भी होता है, आप यहां से जा रही हो, सीधा डायरेक्ट लाइन है। अब आप पूछोगे आप कर्नाटक से क्यों नहीं आई, तेलंगाना से क्यों नहीं खड़ी हुई, कर्नाटक में क्यों नहीं खड़ी हुई, क्या सवाल पूछते हैं आप। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राजस्थान से खड़ा हूं, राजस्थान में लड़ूंगी। तो ये बात बिल्कुल मैं कहता हूं शैतानी आर्गुमेंट है कि आप यहां नहीं गए क्योंकि यहां मेरे भागने वाले थे। सच तो यह है कि मोदी विरोधियों को लड़ना ही नहीं आता, वो चुनाव जीत के भी हार जाते हैं, मगर पोस्टर ये घुमाते हैं कि मोदी ने डेमोक्रेसी को बाय बाय कर दिया। प्रियंका से अपनी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स संभल नहीं पाती, लेकिन 10 लाइन के स्क्रिप्ट लिखकर वो मोदी को ही टारगेट करती हैं। सच तो यह है कि अब कांग्रेस के नेताओं को भी लगने लगा है कि मोदी के साथ रहेंगे तभी 24 में जीत सकेंगे, राहुल के साथ रहेंगे तो हारेंगे ही हारेंगे। इंडिया टीवी CNX का सर्वे बता रहा है कि यह लहर हिमाचल में भी चल रही है। बीजेपी यहां 4 की 4 लोकसभा सीट जीत रही है। नॉर्थ इंडिया के एक दूसरे राज्य यूपी में एनडीए 80 में से 78 सीटें जीत रही है। बिहार में भी एनडीए 35 सीटें लाती दिख रही है। हवा का रुख कुछ इस तरह बदला है कि विरोधी भी अब मानकर बैठ गए हैं कि मोदी वाली लहर ही चल रही है, 400 वाली लहर ही चल रही है और मोदी की पार्टी का ग्राफ घटने वाला नहीं और तेजी से बढ़ने वाला है। मोदी तो यूपी में 80 की 80 का दावा कर चुके हैं। सब कुछ हमारे अनुकूल है, मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है और उनका नेतृत्व भी है। कोई सामने दिखता नहीं। याद रखना 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। डबल इंजन सरकार के कार्य भी हैं, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80 100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी नॉर्थ के इकलौते राज्य को गंवाने वाले हालात में पहुंच चुकी है, यूपी में कमबैक करती तक नहीं दिख रही, उसी वक्त मोदी साउथ की सीटें जोड़कर पश्चिमी भारत की सीट जोड़ने वाले मिशन पर लग चुके हैं। महाराष्ट्र में दाखिल हो चुके हैं। पिछली बार महाराष्ट्र में 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अब की बार मैक्सिमम सीटें जीत सकती है। द फेडरल सर्वे के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट शेयर 36% हो सकता है, जो पिछली बार से 9% ज्यादा होगा। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए 24 में 40 सीटों पर कब्जा कर सकती है और यह सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट चारों दिशाओं में मोदी की बड़ी लहर चल रही है, जिसमें बीजेपी ताबड़तोड़ बढ़ रही है। विरोधी हर बीतते दिन के साथ घट रहे हैं। मोदी 410 वाले मैजिक फिगर के करीब होते जा रहे हैं। राहुल यात्रा निकाल के भी वोट की मात्रा में इजाफा नहीं कर पा रहे हैं। मैं 10 साल पहले जब चाय पर चर्चा करने यवतमाल आया था तो आपने बहुत आशीर्वाद दिया और देश की जनता ने
एनडीए को 300 पार पहुंचा दिया। फिर मैं 2019 में फरवरी के महीने में ही यवतमाल आया था। तब भी आपने हम पर खूब प्रेम बरसाया। देश ने भी तब एनडीए को 350 पार करा दिया। और आज जब 2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार जिस प्रकार यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ का असीम आशीर्वाद मिल रहा है, उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। संदेश खाली पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर क्लियर कर दिया, शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने से बंगाल पुलिस को कोर्ट ने नहीं रोका है। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दरअसल बंगाल सरकार 7 फरवरी और 26 फरवरी के 2 ऑर्डर्स पर कोर्ट की क्लैरिटी चाहती थी, जिसमें 7 फरवरी के सिंगल बेंच के ऑर्डर में सीबीआई और बंगाल पुलिस की जॉइंट एसआईटी बनाने पर रोक लगाई थी। फिर हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को भी बंगाल पुलिस को गिरफ्तारी के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि 7 फरवरी का आदेश ईडी के अफसरों पर हमले के मामले पर था। उस ऑर्डर का संदेश खाली की घटना से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अब ईडी, सीबीआई या बंगाल पुलिस, तीनों में से कोई एजेंसी भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सवाल है कि शाहजहां शेख को दीदी गिरफ्तार कराने में इतनी कोर्ट कचहरी कर क्यों नहीं है, लेट क्यों कर रही हैं? क्या इसके पीछे मुस्लिम कोर वोट बैंक के नाराज होने का खतरा है और बीजेपी का फायदा होता हुआ दिख रहा है? शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से किसका वोट घट रहा है, किसका बढ़ रहा है, समझते हैं। 55 दिन बीत गए, 1320 घंटे हो गए। महिलाएं सड़क पर हैं, विरोध चल रहा है। बीजेपी धरने पर बैठी हुई है। जांच आयोग आ गए हैं। गवर्नर कई बार जा चुके हैं। अदालत का ऑर्डर तक आ गया है। लेकिन न दीदी संदेश खाली जा रही हैं, न कोई टीएमसी का बड़ा नेता जा रहा है और न ही शाहजहां शेख हाथ आ रहा है। शाहजहां को शेल्टर देके रखा है ममता पुलिस, लेकिन शेल्टर खत्म हो गया है। उसको ये लोग अपने कब्जा में रखेंगी और वहां से मोबाइल फोन से वो एरिया कंट्रोल करेंगी। इसलिए शाहजहां को एरिया से उठा लिया और वहां टीएमसी पोस्टर लगा रहा है शाहजहां के फेवर में। ये एकमात्र सॉल्यूशन है। यहाँ का पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बंगाल में पुलिस सीआरपीसी आईपीसी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सत्य में वो जो उसका है, उसके अंदर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। और ममता बनर्जी को जितना टाइम तक बंगाल का जनता सब मिलके एक चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, तब तक ये अत्याचार चलते रहेगी। शाहजहां शेख कहां गुम हो गया है? शेख छिपा है या छिपाया गया है? पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है? क्या शेख को बचाया जा रहा है? शेख गिरफ्तार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या शेख की गिरफ्तारी से दीदी का वोट घट जाएगा? शेख मिल जाएगा तो क्या बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा? क्या संदेश खाली से बंगाल का पूरा मूड बदल गया है? क्या अगली लड़ाई बंगाल में लड़ी जाने वाली है? क्या 42 की लड़ाई संदेश खाली की जमीन पर ही लड़ी जाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले संदेश खाली चलते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि 24 के चुनाव में पश्चिम बंगाल का टॉप सेंटर संदेश खाली क्यों बना है और दीदी इतनी डिफेंसिव क्यों है और बीजेपी इतनी अग्रेसिव क्यों है।
इस नाव के जरिए जब आप संदेश खाली में जाएंगे तो संदेश खाली में सन्नाटा पसरा हुआ मिलेगा। लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिरकार जो इतने दिनों से जो यातनाएं चल रही थी उसका जवाब उनको कब मिलेगा। ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बदले में पुलिस अपनी कार्रवाई कब करेगी। सवाल जवाब तमाम हुए हैं, लेकिन इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा हो रही है तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की। और अब आप देखिए ये संदेश खाली इस नदी से होकर जब हम गुजरते हैं तो सामने ये आप जो बोट देख रहे हैं, ये बोट जब उस जगह रुकेगी तो वहाँ पर संदेश खाली की सीमा शुरू हो जाती है और यहीं से सारा घटनाक्रम शुरू हुआ। जनवरी का ये घटनाक्रम लगातार चल रहा है और तमाम बड़े बड़े हर रोज खुलासे हो रहे हैं संदेश खाली से लेके अलग अलग जगहों पर। उसकी वजह है ये 3 कैरेक्टर, शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा। ये तीनों संदेश खाली के विलेन हैं और तीनों टीएमसी से जुड़े हैं। तीनों पर जमीन कब्जाने, उगाही, रेप के आरोप हैं। पीड़ितों में सभी हिंदू हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं। बीजेपी को इलाके के 70% सनातन वोट में स्कोप दिख रहा है। बात हिंदू मुसलमान की हो गई है, इसीलिए ममता भी पीछे हट गई हैं, क्योंकि बात इलाके के 30% मुस्लिम वोट की आ गई है जो उनके कोर वोटर है। हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ने जो बोला था, ये जो सीबीआई, ईडी, उनका राइट है वो शाहजहां को पकड़ सकेगा। ये तो हम लोग भी बोल रहे थे, ओनली रिलेटेड टू हमारा स्टेट पुलिस। इसका पहले जो ऑर्डर था उसके 7th और 8th पैराग्राफ में हम लोग वो पैराग्राफ रिलीज कर दिया प्रेस में, मीडिया में, क्लियरली, कैटेगरिकली वो ये बता दिया था स्टेट पुलिस वो कोई एक्शन उसका लेने से मना कर दिया था कोर्ट। तो अभी वो कोर्ट परमिशन दे दिया, अब देखिए क्या होगा। और सीबीआई और ईडी, ये शुभेंदु और भाजपा को जो लीडरशिप है वो बता रहा है शाहजहां इधर है, शाहजहां उधर है। अरे भाई, प्रेस में क्यों? आपको सीबीआई, ईडी को बता दीजिए, वो पकड़ लेगा। वो तो स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए थे। अभी वो देखते रहिए, स्टेट पुलिस काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और सेंट्रल एजेंसीज वो भी, उसको भी तो काम करना चाहिए। ये शाहजहां वो पहले कौन पार्टी में थे? पहले सीपीएम में थे। 2013 के बाद किधर आया? तृणमूल में। किसका साथ थे? शुभेंदु के साथ थे। तस्वीर किसका साथ है? शुभेंदु के साथ है। तो शाहजहां यहाँ है, शाहजहां वहाँ है, कौन बता रहा है? शुभेंदु बता रहा है। तो शुभेंदु को सीबीआई और ईडी को बता देना चाहिए, उनका पास जो इन्फॉर्मेशन है। वो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? लेकिन क्या वोट के लिए, सत्ता के लिए, सियासत के लिए जुल्म पर मिट्टी डाल देनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जो संदेश खाली की पीड़िताएं ममता से पूछ रही हैं, जो शाहजहां शेख के अत्याचार का शिकार हुई हैं। शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और शाहजहां शेख का यहाँ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। पुलिस और सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। जमीन छीन ली गई, लड़कों को मारा गया, महिला के साथ दुराचार हुआ। जब कभी रात 12 बजे बुला लिया जाता था, जाना ही होता था। बहुत कुछ कर रहे हैं। वो जे करे, जे मेरा जमीन है, वो जमीन लेके ने मेरा नाम रखा, तो वो मेरा घर है बोला जला दिया, ये सब बात बोला। हमारा देशे शांति चाहिए। अभी भी आप लोग डरे हुए हैं? हाँ, अभी तो अखनो तो हमरा कोई समस्या हुई तो कोई मदद नहीं मिलती। वहाँ कहा जाता था कि शिबू हाजरा के पास चले जाओ। महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। अभी भी डरे हैं। उन्होंने कहा, हाँ, अभी भी डरे हैं। आस पास ही हैं वो लोग। शेख शाहजहां 12 साल से अत्याचार कर रहा है। 12 साल থেকে করছে। हाँ, मुख्यमंत्री तो महिला ही আছে, किंतु यहाँ मुख्यमंत्री तो महिला है। उसके लिए जवाब दिया कि महिला मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं आई? उनके चेले चामुंडे ही हैं जो अत्याचार कर रहे थे। उनको सुनना चाहिए था। অবস্থা হাল তো এই সময় তো আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারতো। সে মুখ্যমন্ত্রী আজকে আসেনি কেন? धामाखाली से नाव से उतरकर अब हम लोग संदेश खाली पहुंच चुके हैं। संदेश खाली में कोई गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए ऑटो के जरिए हम पूरा संदेश खाली में घूम रहे हैं। संदेश खाली में पसरा हुआ
सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि पिछले कई दिनों से संदेश खाली की जो चर्चा हो रही है पूरे देश में, वो यूं ही नहीं हो रही है। आप देखिए, यही वो संदेश खाली है जहां पर तमाम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोप लगाए कि इन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है और इनकी जमीनें जो हैं वो हड़प ली गई हैं। यहीं पर पास में ही शेख जहां का स्कूल है जिसको तोड़ दिया गया है। शिबू हाजरा नाम का जो व्यक्ति है उसका भी नाम आया है और भी कई ऐसे नाम है जिनको पुलिस तलाश रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अब ये है कि जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं इस बात की तस्दीक कौन करेगा। उसके बाद ये कि जो पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और अभी फिलहाल पूरे इलाके में जो आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए फिलहाल ये जो ओम के झंडे आपको दिखाई देंगे, तो ये हिंदू बाहुल इलाका है। जिला नॉर्थ 24 परगना के सब डिवीजन बशीरहाट में 2 ब्लॉक हैं, संदेश खाली 1 और संदेश खाली 2। संदेश खाली 2 कालंदी नदी के इस पार है और संदेश खाली 1 नदी के दूसरी तरफ। संदेश खाली 1 ब्लॉक एक तरह का आइलैंड है। यहाँ पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, नाव से जाना पड़ता है। शाहजहां शेख तो संदेश खाली 2 ब्लॉक में रहता है, लेकिन नदी के उस पार संदेश खाली 1 ब्लॉक में उसके 2 गुंडे उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा शाहजहां का कारोबार देखते हैं। ये दोनों संदेश खाली 1 के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, शाहजहां शेख के पास लड़कियों को जबरदस्ती भेजते हैं। सबसे अहम बात यह है कि संदेश खाली 1 में जहां ये अत्याचार करता था वहां 95% हिंदू, आदिवासी, दलित, 5% मुसलमान और आरोप है कि जो इनकी बात नहीं मानता उन महिलाओं को रात के अंधेरे में ये खींच कर ले आता था। हर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है, चाहे वो बात 2009 की हो या 2014 की या 2019 की, जब बीजेपी 18 सीट बंगाल में ले आई थी। दीदी की टीम दावा कर रही है कि बीजेपी का वोट शेयर घटेगा, लेकिन टीम मोदी कह रही है वोट शेयर बढ़ेगा। दीदी शेख को बचा रही हैं, शेख पकड़ा जाएगा और तुष्टीकरण का गुब्बारा भी फूटेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पुलिस मंत्री भी है, उनका निर्देश से आज शेख शाहजहां को पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री का सजा होना चाहिए, मुख्यमंत्री को पनिशमेंट होना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री? एक जन कैसे हमारे स्टेट को खत्म कर देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उनको सजा होना है और उनका घर में तलाशी हो। कालीघाट का जो घर है, बनर्जी परिवार का जो जो घर है, सब घर में तलाशी किया जाए। वहाँ पर शेख शाहजहां छुपा के रखा है। पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। क्यों प्रोटेक्शन दे रहा है, ये क्वेश्चन बात है। एक क्रिमिनल को एक मुख्यमंत्री क्यों प्रोटेक्शन दे रहा है? बहुत कारण है। आज मुख्यमंत्री का वोट बैंक है रोहिंगा। आज ये शाहजहां जैसा लोग ये रोहिंगा को घुसा रहे हैं अंदर। उन लोग को वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बना के दे रहे हैं और ये लोग आज बार बार टीएमसी को वोट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को जिता रहे हैं। आज फंडिंग कौन दे रहा है? ये शेख शाहजहां जैसा क्रिमिनल। बंगाल में बीजेपी रोहिंग्या क्यों कह रही है, उसकी वजह भी जान लीजिए। पूरा गणित हिंदू और मुस्लिम वोट का है। सीए की अधिसूचना लाने की जो बात हो रही है, तो उसका फायदा बंगाल में बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा फायदा पश्चिम बंगाल के नॉन मुस्लिम को होगा। पश्चिम बंगाल में 23.5% एससी आबादी है। बंगाल में एससी आबादी का 17% नमोशूद्र हैं। नमोशूद्र मतुआ समुदाय से आते हैं, जिनका मूल निवास बांग्लादेश बताया जाता है। नॉर्थ बंगाल में 33 लाख मतुआ राजवंशी वोटर्स हैं। इन सभी को सीएए से फायदा होगा। नॉर्थ बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीट पर ये डिसाइडिंग फैक्टर का काम करते हैं। इनमें से 7 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी, जबकि सीएए में रोहिंग्याओं और अवैध मुस्लिमों की जांच होगी तो दीदी के कोर वोटर को सीधा नुकसान होगा। दीदी को ये बात पता है, इसीलिए वो मुस्लिम वोट के साथ साथ संदेश खाली के सनातन वोट की नाराजगी को मैनेज करने में लगी हैं।